नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी एग्जाम्स की। हमारी भी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के नाम से। आज दोस्तों इसका भाग 10 है। आज हम दोस्तों जानेंगे शिक्षण और अधिगम के बारे में, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। इससे पहले दोस्तों हमने 9 वीडियोस अपलोड कर दी हैं इस स्पेशल सीरीज की। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको जरूर देखें। आपको आगामी सभी एग्जाम्स में वो मदद करेगी, चाहे आप प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी करते हो या फिर आप दोस्तों उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन करेंगे या फिर आगामी सीटीटी यूटीटी। अगर आप दोस्तों टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपने इन वीडियोस को सपोर्ट करना है, अपना पूरा प्यार देना है। पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण और अधिगम के बारे में, इनके क्या रिलेशनशिप है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। देखिए दोस्तों, जो शिक्षण का कार्य होता है वो अधिगम को प्रभावित करने के लिए ही होता है। जब भी हम टीचिंग करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों में लर्निंग हो, यानी कि उनकी लर्निंग में इफेक्ट आए, पॉजिटिव इफेक्ट आए। इसी कारण से दोस्तों हम टीचिंग कार्य करते हैं। मतलब एक तरीके से दोस्तों जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो शिक्षण कार्य वो है जो कि लर्निंग को सुविधाजनक बनाता है। हम जब शिक्षण कार्य करते हैं तो उससे लर्निंग आसान हो जाती है। लेकिन कई सारे जो शिक्षाविद हैं दोस्तों वो उसको डिफरेंट कॉन्सेप्ट मानते हैं। ये मानते हैं कि भाई शिक्षण और अधिगम डिफरेंट प्रत्यय हैं, जबकि कई सारे जो शिक्षाविद हैं वो ये मानते हैं कि जो शिक्षण और अधिगम है वो आपका एक ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आज हम दोस्तों आपको जो डिफरेंट जो शिक्षाविद उनके बारे द्वारा क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं उनके बारे में दोस्तों बताएंगे और इसका देखेंगे, डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि भाई शिक्षण और अधिगम में क्या रिलेशनशिप है, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले देखिए जो वीओ स्मिथ है, इनकी डेफिनेशन काफी महत्वपूर्ण है। ये परीक्षाओं की दृष्टि से आपको इसको याद भी करना है और इनसे डायरेक्टली स्टेटमेंट दोस्तों आपके आते हैं। तो देखिए शिक्षण उन्होंने बताया कि ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम का जन्म होता है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया मानी है जिससे कि भैया लर्निंग का जन्म होता है। जहां शिक्षण है वहां अधिगम जरूर होगा, परंतु ये जरूरी नहीं कि जहां अधिगम हो वहां शिक्षण भी हो। तो भैया इनके अनुसार क्या है कि शिक्षण एक ऐसी प्रोसेस है कि जहां पर लर्निंग का जन्म होता है, लेकिन जहां शिक्षण है वहां पर अधिगम जरूर होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जहां पर अधिगम हो वहां पर शिक्षण भी हो। तो इसका मतलब है कि दोस्तों मानते हैं कि ये लर्निंग एंड जो टीचिंग है दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये इसको अलग अलग प्रत्यय दोस्तों मानते हैं। जबकि क्लार्क महोदय क्या कहते हैं, क्लार्क महोदय कहते हैं कि अधिगम के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन किए जाते हैं जिस पर परिपक्वता व अभिप्रेरणा का प्रभाव नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर इनका क्या कहना है कि अधिगम के द्वारा ही व्यवहार में स्थायी परिवर्तन किए जा सकते हैं और जिस पर परिपक्वता और अभिप्रेरणा का प्रभाव नहीं होता। ये मानते हैं कि इसमें मैच्योरिटी और मोटिवेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने शिक्षण को ऐसी प्रक्रिया बताया है कि जिससे कि भैया अभ्यर्थियों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, और ये मानते हैं कि भैया जो शिक्षण कार्य है उस हम कितना सही हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो वो उपलब्धि कहाँ से पता चलेगी, अधिगम से ही पता चलेगी कि भैया एक बच्चे ने कितना सीखा। तो अगर बच्चा अगर कम सीख रहा है तो इसका मतलब शिक्षण कार्य उतना अच्छा नहीं है। अगर अधिगम ज्यादा हो रहा है, बच्चा बहुत अच्छा सीख रहा है, तो इसका मतलब टीचिंग बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा देखिए एक और शिक्षाविद हैं एनएल गेज। ये मानते हैं कि भैया जो शिक्षण और अधिगम के प्रत्यय हैं उनमें डिफरेंसेस किया जा सकता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इन्होंने ये भी बोला है कि शिक्षण की प्रक्रिया का अधिगम के संग कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, तभी जाके जो शिक्षण प्रक्रिया है वो प्रभावशाली हो पाती है। तो एक तरह से इन्होंने दोस्तों जो शिक्षण एंड अधिगम है उनके बीच में भले ही डिफरेंसेस को क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये जो शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया है इन्होंने एक ही कॉन्सेप्ट माना है। ठीक है, तो एलन गेज इसको दोस्तों ये मानते हैं। इसके बाद देखिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो बीएस ब्लूम के द्वारा दी गई है। इनको द्वारा क्या बोला गया कि शिक्षण तथा की क्रियाओं, गृह कार्य, वाद विवाद, व्याख्यानों आदि का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक पक्षों के स्तरों को विकसित करना होता है। इस प्रकार का विकास अधिगम का ही स्वरूप होता है। तो देखिए दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि जो शिक्षण की क्रियाएं हैं, लाइक जैसे हम गृह कार्य देते हैं,
वाद विवाद करते हैं, व्याख्यान देते हैं, इनका जो मेन एम होता है वो विद्यार्थियों के क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों के स्तरों का विकास करना ही होता है और इसी विकास को हम अधिगम ही बोलते हैं। यानी कि दोस्तों सिंपल सी बात है कि जो शिक्षण की हम प्रोसेस कर रहे हैं वो सीधे सीधे किससे रिलेटेड है, अधिगम से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर हमने अधिगम के स्वरूपों को भी ध्यान रखना है कि किस पक्ष का दोस्तों विकास हो रहा है। यानी कि अगर किसी बच्चे का क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों का विकास हो रहा है तो हम ये मानेंगे कि उसका अधिगम हो रहा है। तो इस हिसाब से दोस्तों इस डेफिनेशन में शिक्षण और अधिगम में दोस्तों एक बेहतरीन और गहरा संबंध यहाँ पर दिखाई देता है। तो शिक्षण की क्रियाएं हैं जो भी हम करेंगे उनका मेन उद्देश्य है कि सभी स्तरों को विकसित करना और ये दोस्तों जो विकास है वो अधिगम का ही रूप होता है। इसके अलावा देख सकते हैं आप, ये जो बर्टन और गेज हैं इन्होंने ये बोला है कि जो सीखने के सिद्धांत हैं वो स्वयं में पूर्ण नहीं है। तो सीधी सीधी बात है कि जो सीखने के सिद्धांत है वो शिक्षण से जुड़े हुए हैं, वे अपने आप में पूर्ण नहीं है। यानी कि दोस्तों जो बर्टन और गेज है वो ये मानते हैं कि जो सीखना है और जो शिक्षण है वो दोस्तों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सीखने के सिद्धांत स्वयं में पूर्ण नहीं है। जबकि जो क्रॉनबेक थे, क्रॉनबेक ने बताया था कि सीखने के 7 एलिमेंट्स होते हैं और जो 7 एलिमेंट्स हैं वो दोस्तों आपके शिक्षण के सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। इन 7 एलिमेंट्स के आधार पर ही शिक्षण के सिद्धांतों को निर्धारित किया जाता है। तो ये दोस्तों ये सारे के सारे जो शिक्षाविद हैं कहीं ना कहीं जो आपका शिक्षण और जो लर्निंग है उनके बीच में दोस्तों रिलेशनशिप को बताते हैं। अब देखिए जो क्रॉनबेक के जो 7 एलिमेंट्स हैं जिनकी उन्होंने चर्चा की है और इसी के आधार पर दोस्तों जो शिक्षण के सिद्धांतों को निर्धारित करने की उन्होंने बात कही है। शिक्षण के सिद्धांतों को दोस्तों हम आगे आने वाली हमारी क्लासेस में जानेंगे। तो देखिए उन्होंने कौन कौन से 7 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिति यानी कि पोजीशन है, और इसके अलावा व्यक्तिगत विशेषताएं यानी कि जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्ष्य क्या है यानी कि गोल क्या है, इसके अलावा व्याख्या की बात करते हैं कि इंटरप्रिटेशन, ठीक है, और इसके अलावा कार्य यानी कि एक्शन, परिणाम यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके अलावा रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके 7 एलिमेंट्स हैं, ये सीखने के 7 एलिमेंट्स हैं, ये सीखने को दोस्तों आपके प्रभावित करते हैं और इसके आधार पर ही दोस्तों जो शिक्षण के सिद्धांत है उनका निर्धारण किया जाता है। जैसे कि कोई हम बात करें जैसे लक्ष्य है, तो जैसे अगर कोई बच्चा अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसको क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो शिक्षण प्रक्रिया का विरोध करेगा। तो एक जो अध्यापक होता है दोस्तों उसको वही रिकग्नाइज करना होता है कि बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और उसी तरह से उसको समस्या का समाधान करना होता है। उसी शिक्षण का सिद्धांत का दोस्तों उसको वहां पर प्रयोग करना होता है। तो दीज 7 एलिमेंट्स आर गिवन बाय क्रॉनबेक। तो ये भी प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है और ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो सीखने के जो 7 तत्वों की जो चर्चा है वो आपकी क्रॉनबेक के द्वारा की गई है। इसके अलावा दोस्तों 2 महत्वपूर्ण शिक्षाविद हैं, एक का नाम है बिगे, एक का नाम है ब्लूम्स। इनके द्वारा भी दोस्तों शिक्षण के स्तर और इसके अलावा जो ब्लूम के उद्देश्य दिए गए हैं ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं जो टीचिंग और लर्निंग इनके बीच में दोस्तों संबंधों को स्थापित किए करते हैं। बिगे के द्वारा दोस्तों आपके 3 शिक्षण के स्तर दिए गए हैं, इनको भी हम आगे दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल दोस्तों आप फैक्चुअल नॉलेज के हिसाब से इनको बिल्कुल याद रखो। जो बिगे के 3 शिक्षण के स्तर दिए गए देखिए, सबसे पहला होता है उसको हम बोलते हैं स्मृति स्तर, जिसको कि हम बोलते हैं मेमोरी लेवल। दूसरा होता है दोस्तों बोध स्तर, जिसको कि हम दोस्तों अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं। तीसरा होता है दोस्तों विमर्शपूर्ण स्तर यानी कि दोस्तों रिफ्लेक्टिव लेवल। तो 3 स्तर दोस्तों आपके शिक्षण के बिगे के द्वारा दिए गए हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। इसको हम शिक्षण के स्तरों के नाम से दोस्तों जानते हैं। ये दोस्तों आपके शिक्षण और अधिगम में संबंध स्थापित करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो ब्लूम के उद्देश्य हैं ये भी दोस्तों आपके शिक्षण और अधिगम में संबंध को स्थापित करने का कार्य करते हैं। इसमें देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञान का उद्देश्य, ये पहला है दोस्तों। दूसरा हम बात करेंगे बुद्धि का उद्देश्य, इसको कंप्रेहेंसिव बोलते हैं। तीसरा आता है दोस्तों इसमें प्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। चौथा आता है विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, सिस्लेशन यानी कि सिंथेसिस, और इसके अलावा आता है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। तो ज्ञान के ऑब्जेक्टिव्स हैं, बुद्धि के उद्देश्य हैं, इसके अलावा एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है और मूल्यांकन है। ये दोस्तों आपके 6 ऑब्जेक्टिव ब्लूम के द्वारा दोस्तों दिए गए हैं। तो ये भी दोस्तों आपके जो शिक्षण और अधिगम के बीच के संबंध को स्थापित करते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण शिक्षाविद है जिनका नाम है दोस्तों मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड ने भी दोस्तों जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको 4 उपक्रिया में बांटा है और इससे इन्होंने दोस्तों शिक्षण और अधिगम में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। जैसे कि उन्होंने बांटा है 4 उपक्रियाएं दोस्तों जो कि इन्होंने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की मानी है। इसमें सबसे पहले दोस्तों इन्होंने माना है कि भाई पाठ्यक्रम, दूसरा इन्होंने माना है टीचिंग, तीसरा माना है अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन, और चौथा माना है दोस्तों लर्निंग। तो जो शिक्षण अधिगम
प्रक्रिया है उसकी दोस्तों 4 उपक्रियाएं हैं मैकडोनल्ड के अनुसार। इसमें कौन कौन आता है? इसमें एक दोस्तों करिकुलम आता है, पाठ्यक्रम आता है, दूसरा शिक्षण आता है यानी कि टीचिंग आता है, तीसरा अनुदेशन आता है, इंस्ट्रक्शन आता है, जबकि चौथा लर्निंग आती है। तो आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षण और अधिगम में दोस्तों इसमें संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है मैकडोनल्ड के द्वारा। तो दोस्तों आपने देखा कि भैया विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा कि किस तरह से शिक्षण और अधिगम के बीच में संबंध को स्थापित किया गया है। अब दोस्तों शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध है इसको दोस्तों हम इस चार्ट की मदद से भी दोस्तों समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अधिगम की स्थिति को दिखाया गया है और इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी और अध्यापक दोनों अधिगम की स्थिति के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अधिगम दोनों ओर से होता है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको भी दोस्तों यहाँ पर इस तरह से वेन आरेख की मदद से दोस्तों दिखाया गया है। अधिगम की प्रक्रिया में दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, विद्यार्थी भी और अध्यापक भी। तो दोस्तों ये अधिगम की स्थिति के अंतर्गत इस तरह से चार्ट के द्वारा दोस्तों इसको शो किया गया है। तो ये भी दोस्तों आपकी रिलेशनशिप बताती है अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में होने वाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, यानी कि शिक्षण और अधिगम आपस में किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि भाई शिक्षण और अधिगम में क्या डिफरेंसेस है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि भैया शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर हैं। ये अंतर बड़े महत्वपूर्ण हैं जिनको आपने समझना जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम की। दोस्तों अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जबकि दोस्तों शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जब आप अधिगम होता है तो वो आप हमेशा क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो अधिगम है दोस्तों इसमें सिंपल सी बात है कि इसका जो उद्देश्य होता है वो निजी हित में नवीन व्यवहारों को अर्जित करना होता है, ठीक है। तो ये आपकी एक तरह से क्या है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इसमें एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है, एक विद्यार्थी है तो वो अपने आप सीख लेगा। जबकि दोस्तों जो शिक्षण है वो सामाजिक प्रक्रिया है, इसमें कम से कम 2 व्यक्तियों की तो दोस्तों आवश्यकता होती है। क्योंकि शिक्षण में क्या होता है ना, बहुत सी क्रियाएं दोस्तों आपको करनी पड़ती है। शिक्षण में क्रियाओं में इस तरह से भाई शिक्षण में क्या होता है, कई क्रियाओं का आयोजन होता है। तो शिक्षण दोस्तों आपकी क्या है, एक तरह की सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि जो अधिगम है दोस्तों वो आपकी क्या है, बिल्कुल व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ओके, इसके बाद दोस्तों अधिगम सफलता का संकेत अर्थात किसी उपलब्धि का चिन्ह है और शिक्षण क्रियाओं का समूह है जो कि उपलब्धि की ओर को लक्षित होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अधिगम ये मानता है कि अगर अधिगम हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपको सफलता मिली है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये दोस्तों एक तरह का परिणाम है और जो शिक्षण है दोस्तों वो आपकी क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है। तो या इसको आप इस तरह से इनके बीच में डिफरेंस लगा सकते हैं। तो शिक्षण में क्या है, कई सारी क्रियाएं करनी पड़ती है, भैया लेक्चर देना पड़ता है, इसके अलावा प्रस्तावना देनी पड़ती है और प्रश्न पूछने पड़ते हैं, और इसके अलावा प्रदर्शन करना पड़ता है, बहुत सारी क्रियाएं, लेसन प्लान बनाना पड़ता है। ये सारी चीजें किस में आती हैं, शिक्षण क्रियाओं में आती हैं, ठीक है। तो जो शिक्षण क्रियाएं हैं इनका कार्य क्या है दोस्तों, अधिगम को प्राप्त करना। तो अगर आपको अधिगम मिल गया इसका मतलब आपको उपलब्धि मिल गई। तो एक तरह से जो अधिगम है वो उपलब्धि को आप मान सकते हैं, उससे संबंधित मान सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए शिक्षण क्या है, एक प्रक्रिया है, यानी कि एक साधन है, और जबकि अधिगम क्या है, उसका परिणाम है, जो कि मैंने आपको दोस्तों पहले बता दिया। इसके अलावा शिक्षण में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। 2 व्यक्ति तो कम से कम होनी चाहिए भैया, जैसे कि एक अध्यापक है और एक आपका विद्यार्थी हो गया, या फिर आप इसको कह सकते हैं एक अनुभवी व्यक्ति और एक कम अनुभवी व्यक्ति, इस तरह का, या अनुभवहीन व्यक्ति 2 होने चाहिए, तभी जाके क्या होगी, आपस में ज्ञान का आदान प्रदान होगा, ठीक है। और अधिगम प्रक्रिया में क्या होगा, केवल एक ही व्यक्ति विद्यार्थी हो जाए या अधिगम करता हो जाए, उसी का होना क्या है, पर्याप्त है। इसके अलावा अधिगम देखिए मानसिक क्षमताओं के विकास की प्रक्रिया है जो मनुष्य का समायोजन में मदद करती है। यह प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। जब भी मनुष्य को शिक्षण मिलता है तो वहां पर दोस्तों अधिगम अवश्य होता है। तो अधिगम दोस्तों क्या है, मानसिक क्षमताओं को विकास करने की प्रक्रिया है जो कि मनुष्य को समायोजन में मदद करती है। आप इसी की मदद से दोस्तों क्या कर पाते हैं, कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी है और इसके अलावा ये परिणाम भी है, ठीक है। अब अधिगम दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि ये व्यक्तिगत क्रिया है, जबकि शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम में दोस्तों एक ही क्रिया करनी पड़ती है, जबकि शिक्षण में बहुत सी क्रियाएं करनी पड़ती है। शिक्षण क्या है, कारक, कारण या फिर साधन है, तो ये एक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम दोस्तों उसका क्या है, परिणाम है या फिर उसका प्रतिफल है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो शिक्षण है वो एक बहुत व्यापक शब्द है, ठीक है ना। क्योंकि व्यापक शब्द में को इसी सेंस में हम जैसे कह सकते हैं कि भैया उसमें कई सारी क्रियाएं क्योंकि हमें दोस्तों करनी पड़ती है, जैसे कि उसमें व्याख्यान देना है, प्रश्न पूछना है, उसके अलावा उदाहरण देने हैं, ठीक है। अब अधिगम में क्या होता है, केवल एक ही क्रिया होती है दोस्तों, या तो आदमी सीखेगा या तो नहीं सीखेगा, ठीक है। तो उसमें सीखना है या फिर ना सीखना है, ठीक।
तो अधिगम दोस्तों क्या है, अपने आप में संकुचित है, और जबकि जो शिक्षण है वो कई सारी प्रक्रियाओं से मिलकर बना हुआ है। अब शिक्षण क्या है, नए ज्ञान देने की प्रक्रिया है, यानी कि दोस्तों इसमें कुछ देने का भाव निहित है। अधिगम न्याय नए ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया, यानी कि दोस्तों इसमें कुछ लेने का भाव निहित है। ठीक है, अधिगम क्या है दोस्तों, उपलब्धि है, जबकि शिक्षण का क्या है, उद्देश्य है। उद्देश्योन्मुखी क्रिया का मतलब यह है कि इसका उद्देश्य यही है कि अधिगम की प्राप्ति हो जाए। तो अधिगम दोस्तों क्या है, उसकी उपलब्धि है। तो शिक्षण और अधिगम दोनों क्रियाएं एक दूसरे के क्या है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट है। ये दोस्तों आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। और शिक्षण में जो हमेशा दोस्तों जो शिक्षण है उसको एक इंडिपेंडेंट चर माना जाता है, और जबकि जो छात्र है वो दोस्तों हमेशा क्या माना जाता है, आश्रित चर, यानी कि छात्र हमेशा क्या करेगा, उस पर आश्रित रहेगा। जो शिक्षक बताएगा, यहाँ पर देखिए वैसे देखा जाए तो शिक्षक होना चाहिए, तो शिक्षक का जो शिक्षण कार्य है वो स्वतंत्र चर है, और जबकि छात्र है जो उसका अधिगम है वो उसमें क्या है, डिपेंड है। क्योंकि दोस्तों जो शिक्षक है जो चीजें बताएगा या शिक्षण का कार्य जब भी करेगा, तो वो दोस्तों क्या होगा, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार जो भी चीजें उनको बताएगा, वो जो छात्र है दोस्तों वो क्या करेगा, उस पर डिपेंडेंट रहेगा, उसके अनुसार ही उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा या अधिगम का कार्य करेगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षण है वो अपने आप में क्या है, स्वतंत्र चर है, और छात्र यानी कि अधिगम की हम बात करेंगे वो दोस्तों क्या है, वो एक तरह का आश्रित चर है, उस पर क्या है, वो डिपेंडेंट है। ओके, तो दोस्तों ये थे शिक्षण और अधिगम के बीच के अंतर, और इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया शिक्षण और अधिगम में क्या क्या संबंध है। आई होप दोस्तों आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और शिक्षण और अधिगम यानी कि टीचिंग और लर्निंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।